हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम क्लास 11th का सेकंड यूनिट का सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, वो जो है मोशन इन अ प्लेन। इससे पहले मैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ये चैप्टर कवर कर चुका हूँ। तो इससे फर्स्ट चैप्टर में हमने जो पढ़ा था तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता था, लेकिन अब जो हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं इसमें हमारा ऑब्जेक्ट एक प्लेन में मूव करता है। मतलब दो कोऑर्डिनेट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को एक्यूरेटली बताने के लिए। वो एक्स वाई हो सकता है या वाई और जेड हो सकते हैं। मतलब जो तीन एक्सिस हमने पढ़े हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, उनमें से किसी दो एक्सिस की हमें ज़रूरत पड़ेगी किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे, मोशन को स्टडी करने से पहले, मोशन इन ए प्लेन ये टॉपिक स्टडी करने से पहले हम जो स्टार्ट करेंगे जहाँ से, वो है वेक्टर्स। अब वेक्टर्स क्या है, क्यों इनकी ज़रूरत पड़ी, ये मैं आपको समझा देता हूँ। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा जो क्या था, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटा, इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा जो क्या था, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पे आपने क्या देखा कि हम ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते थे कौन सी लाइन में, स्ट्रेट लाइन। मतलब ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा था, वन डायमेंशनल मोशन। मतलब अब तक जो हमने पढ़ा उसमें ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा था बच्चे, वन डायमेंशनल। मतलब एक ही डायमेंशन में हमारा ऑब्जेक्ट मूव करता था, है ना। एक ही डायमेंशन में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करता था, ये हमने अब तक पढ़ा है। तो वन डायमेंशनल मोशन ही हमने किया है अब तक, कि जो ऑब्जेक्ट था हमारा वो एक ही डायमेंशन में मूव करता था। तो वहाँ पे हमें डायरेक्शन अगर बतानी हो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी वन डायमेंशनल मोशन में, क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन में हम दो डायरेक्शन से ले लेते थे। ये ओरिजिन हो गया, इससे इधर वाली डिस्टेंसेस पॉजिटिव, इधर वाली डिस्टेंसेस नेगेटिव। तो सिंपल था कि इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस। इधर वाली डिस्टेंसेस इससे हम पॉजिटिव ले लेंगे, इधर वाली नेगेटिव ले लेंगे वैल्यूज़। तो इस तरह से जब हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, वन डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं, तब हमें जब अगर डायरेक्शन बतानी पड़ जाए तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से बता सकते हैं। कि अगर मान लिया कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है अभी और ये ओरिजिन से चल के यहाँ पहुँच जाता है, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैं प्लस में बताऊँगा कि प्लस एक्स नॉट मान लिया। और अगर यही बंदा यहाँ से यहाँ चला जाता है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट को मैं माइनस एक्स नॉट से रिप्रेजेंट करूँगा। तो डायरेक्शन पता लग गई ना। अगर प्लस एक्स नॉट है तो इसका मतलब बंदा इधर गया है, डायरेक्शन इस तरफ है। अगर माइनस एक्स नॉट है तो इसका मतलब इस पर्सन की डायरेक्शन इस तरफ है। तो वन डायमेंशनल मोशन में तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, हम पॉजिटिव और माइनस साइन का इस्तेमाल करके पर्टिकुलरली डायरेक्शन को मेंशन कर सकते थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं टू डायमेंशनल मोशन की या थ्री डायमेंशनल मोशन की, वहाँ पे सिर्फ प्लस माइनस के साइन से डायरेक्शन को नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता। वहाँ हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट की नंबर ऑफ डायरेक्शंस हो सकती हैं और तब सिंपल प्लस माइनस के साइन से डायरेक्शन को बता पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए हमें एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है विच इज़ वेक्टर। ठीक है, तो ये है कहानी वेक्टर की कि क्यों इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली हैं क्या वेक्टर्स, ये हम डिस्कस करेंगे। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, आपने फिजिकल क्वांटिटीज़ तो पढ़ा है फर्स्ट यूनिट में। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्लेन। कि जितनी भी हम टर्म्स यूज़ करते हैं फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, टाइम, टेम्परेचर, ये सबको क्या बोला जाता है कंबाइंडली, फिजिकल क्वांटिटीज़। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको मेनली हम दो टर्म्स में दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है स्केलर क्वांटिटीज़ और दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक, सो फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी arranged into two categories. Number one is scalar quantity and number two is vector quantity. So इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, स्केलर क्वांटिटीज़ किन्हें बोलते हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ किसको कहा जाता है। सो देखो, तो स्केलर क्वांटिटीज़ बेसिकली क्या है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, कि जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, बट नो डायरेक्शन, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन ना हो। मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनके लिए हमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत ही ना पड़े, जिनको डायरेक्शन की ज़रूरत ही ना हो,
उन्हें हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज, जिनके पास सिर्फ उनका एक वैल्यू होगी, नंबर होगा एक और एक यूनिट होगी, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, उन्हें बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। एग्जाम्पल क्या क्या हैं इसके, जैसे कि डिस्टेंस। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि डिस्टेंस के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, मान लिया वो 2 किलोमीटर है, तो यहाँ पे इसके पास एक नंबर है, इसका मैग्नीट्यूड है और यूनिट है, कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, ऐसे ही टेम्परेचर, टेम्परेचर भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके अलावा टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये जो मैंने यहाँ क्वांटिटीज लिखी, डिस्टेंस, टेम्परेचर, टाइम, स्पीड, इन सब को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज बिकॉज दे ओनली हैव द मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। और दूसरा, इनको जब हम ऐड करते हैं तो हम सिंपल जो मैथमेटिक्स में ऐड करते हैं ना, वैसे ऐड किया जाता है कि मान लिया एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से चलता है, वो गया पॉइंट बी पे 2 मीटर गया पॉइंट बी पे सपोज, फिर पॉइंट बी से वो पॉइंट सी पे गया 3 मीटर। तो अगर मैं इसकी टोटल डिस्टेंस निकालूं तो सिंपली टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगी, यहाँ पे पॉइंट सी पे गया तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगी, ए बी प्लस बी सी, मतलब 2 + 3, मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी आई, 5 मीटर आई ना इसकी टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने कोई अलग से कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज़ नहीं किया, सिंपल जैसे मैथ में ऐड करते हैं, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने ऐड कर ली। तो स्केलर क्वांटिटीज़ कुल मिला के हम कह सकते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, और जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ में हम सिंपल फॉर्मूले यूज़ करते हैं एडिशन के, तो उन्हें बोला जाता है स्केलर क्वांटिटीज। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरी तरफ, दूसरे छोर पे जहां पे है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या है कि द क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड, मतलब जिनकी वैल्यू भी होती है कुछ ना कुछ, बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड भी हो जिनके पास, और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देता हूं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कि अगर मैं ये वाला केस डिस्कस करूं कि कोई ऑब्जेक्ट ए से पहले यहाँ बी पे गया, बी से गया सी पे, तो अगर मुझे इसकी डिस्प्लेसमेंट बतानी हो तो डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी। क्या होगी, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट जो भी आएगी ये वैल्यू। ठीक, और यहाँ पे पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन क्या है, ए से सी पे गया है तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होने वाली है, ए से सी की तरफ होने वाली है ना। तो यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी पता लगी कि इतनी वैल्यू है, और डायरेक्शन भी पता लगी कि कहाँ जा रहे हैं, ए से सी की तरफ जा रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। दूसरा, वेक्टर क्वांटिटीज की खासियत क्या होती है कि इनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, और इनको जब हम ऐड करते हैं ना तो उसके अलग फॉर्मूले होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कि इनको ऐसे नहीं कि सिंपल जैसे यहाँ 2 + 3 कर दिया, ऐसा नहीं है। आप आगे जाके पढ़ोगे बच्चों कि जब हम वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करते हैं तो उसके लिए अलग फॉर्मूले लगते हैं जिन्हें वेक्टर लॉज बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे इन्हें ऐड करना है तो मैं लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करता हूं। वेक्टर एडिशन की अपनी लॉज होती हैं, वो आप पढ़ेंगे, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ आपके सिलेबस में है। ऐसी सब्सट्रैक्शन की भी अलग से लॉज होती हैं। तो जब भी हमें वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है तो हम उनको सिंपल तरीके से ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं करते। ऐसा नहीं होगा कि सीधा 2 + 3 लिख देंगे, वहां पे हम वेक्टर लॉज का इस्तेमाल करते हैं, वो आगे तुम पढ़ोगे। ठीक, तो और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं वेक्टर क्वांटिटीज के, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी की भी पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, फोर्स। अब आपको पता है फोर्स सब पढ़ के आए हो 9th क्लास में, पुश और पुल, है ना, इतना तो पढ़ा है। जब आप किसी चीज पे फोर्स लगाते हो बेटा तो क्या डायरेक्शन भी देखते हो उसमें। सपोज ये एक फ्लोर के ऊपर एक ब्लॉक रखा है, आप इस ब्लॉक पे फोर्स लगाते हो, तो क्या फोर्स लगाते टाइम डायरेक्शन भी देखते हो ना, किस तरफ लगा रहे हैं। तो इसका मतलब फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि जहां हम फोर्स लगाते हैं वो डायरेक्शन भी जरूरी होती है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं ये हमेशा देखा जाता है। तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो आई होप यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दी, डेफिनेशन दी वेक्टर क्वांटिटीज़ की और स्केलर क्वांटिटीज़ की। तो इस चैप्टर में हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं।
इसके बाद हायर क्लासेस में आप देखोगे कि इसके अलावा भी एक और फिजिकल क्वांटिटी, मतलब एक और कैटेगरीज है स्केलर वेक्टर के अलावा, उसे बोलते हैं टेंसर क्वांटिटीज़। वो आपके सिलेबस से बाहर हैं, आउट ऑफ द स्कोप हैं, तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे। बस आप लोगों को इतना ही ध्यान रखना है कि दो तरह की कैटेगरीज हैं, स्केलर और वेक्टर। टेंसर आप हाई लेवल पे पढ़ोगे। तो चलिए अब हम वेक्टर्स को थोड़ा और जानते हैं। अभी तो जस्ट हमने डेफिनेशन पढ़ी है बच्चे वेक्टर की, अब हम इनसे थोड़ी दोस्ती करते हैं, इनके बारे में समझते हैं कि वेक्टर्स होते क्या हैं, कैसे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, कितनी तरह के वेक्टर्स होते हैं, ये सब अब हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, ये भी भैया ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए कि कैसे एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ गिवन वेक्टर। बहुत ही सिंपल है बच्चों। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एरो का इस्तेमाल करते हैं, और उस एरो पे एक, मतलब इस तरह से एक एरो का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। वहाँ पे एरो में दो पार्ट हैं, जहाँ पे ये एरो का निशान होगा, तीर का निशान, ये रिप्रेजेंट करता है उस वेक्टर के हेड को, और ये वाला एंड इसको किसको रिप्रेजेंट करता है, इस वेक्टर की टेल को। और जो इस एरो की लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो लेंथ है इतनी, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। किसको रिप्रेजेंट करती है, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। तो आई होप सबको समझ में आ गया कि एक वेक्टर को सिंपली एक तीर के निशान के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें उस निशान की जो लेंथ है वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दिखाती है और एरो उसके डायरेक्शन को दिखाती है। जैसे सपोज हमें दो वेक्टर्स दिए हैं, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो आप यहाँ पे बता सकते हो कौन से वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और कौन से वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम है। बता सकते हो ना। देखो इसकी लेंथ ज़्यादा है तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, लेकिन हमें ये भी पता लग रहा है कि दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो इस तरह से हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप सबको यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट कि सिंबल क्या होता है वेक्टर का। अब जैसे हमने पढ़ा फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर मैं फोर्स का सिंबल लिखूं वेक्टर की फॉर्म में, तो फोर्स को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, F के ऊपर मैं एक एरो खींच दूंगा, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, फोर्स। अब जैसे सपोज आप पॉइंट A से पॉइंट B पे गए इस पाथ से, तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो ये है AB, A से B, तो इस डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या लिखूंगा, AB, उसके ऊपर वेक्टर का निशान। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के सिंबल को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके ऊपर वेक्टर का निशान डाल देते हैं। जैसे एक्सेलरेशन के ऊपर अगर मैं वेक्टर डाल देता हूं तो इस टाइम एक्सेलरेशन मैंने किस फॉर्म में लिखी है, वेक्टर फॉर्म में। वेलोसिटी के ऊपर वेलोसिटी का सिंबल ये है, वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, मोमेंटम को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि किसी भी वेक्टर को सिंबल क्या है, वो क्वांटिटी का सिंबल, उसके ऊपर एक एरो डाल दो तो वो क्वांटिटी किस फॉर्म में आ जाती है, वेक्टर की फॉर्म में आ जाती है। तो आई होप सबको रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया है क्लियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो ताकि अगले टॉपिक पे चलें। अगला टॉपिक है हमारा पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपको बताने वाला हूं वो क्या है, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है भैया, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताएंगे। पोजीशन वेक्टर नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक ऐसा वेक्टर जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताए विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस। ठीक है ना, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताए उसे क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। जैसे सपोज ये मैंने ले लिया एक्स एक्सिस, ये मैंने ले लिया वाई एक्सिस। ठीक है, एक तरफ मैंने एक्स एक्सिस ले लिया और एक तरफ मैंने वाई एक्सिस ले लिया, और किसी टाइम पे सपोज एट एनी टाइम टी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है पॉइंट ए पे, एट टाइम टी, कि कितना टाइम हो रखा है टी, और उसकी पोजीशन यहाँ है। यहाँ होने का मतलब है कि ये एक्स एक्सिस पे इतनी दूर है, वाई एक्सिस पे इतनी दूर है। ठीक है, ये इसकी पोजीशन है पॉइंट ए पे किसी ऑब्जेक्ट की। तो अगर मुझे इसका पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट करना है कि पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो मैं कैसे बताता हूँ कि ये जो इस ग्राफ का ओरिजिन है, जहाँ से हम नोट कर रहे हैं इसकी पोजीशन, ओरिजिन से एक लाइन खींचो और इस ऑब्जेक्ट से मिला दो इसकी पोजीशन से पॉइंट ए पे। तो पॉइंट ए से जो मैं लाइन ड्रॉ करूँगा तो ये जो लाइन मैंने खींची है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है, पोजीशन वेक्टर को, उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन वेक्टर को एट टाइम टी। आई होप सबको समझ में आ गया होगा
कि पोजीशन वेक्टर बेसिकली इसकी पोजीशन बता रहा है कि ये एक्स एक्सिस के साथ मान लिया थीटा एंगल बना रहा है, तो हमें पर्टिकुलर पोजीशन पता लग रही है कि एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे है। क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ की बजाय यहाँ आ जाए बी पॉइंट पे, तब इसका पोजीशन वेक्टर चेंज हो जाएगा। देखो है ना, चेंज हो जाएगा ना। अब पोजीशन वेक्टर ये हो गया, अब ये एंगल भी चेंज हो गया, तो हमें पोजीशन पता लग रही है ना इसकी एग्जैक्ट के कहाँ है। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जो पोजीशन बताए। और कैसे ड्रॉ करते हैं पोजीशन वेक्टर को, हम ओरिजिन से एक लाइन खींच देते हैं उस ऑब्जेक्ट तक, उसकी पोजीशन तक, और हमें क्या मिल जाता है, उसका पोजीशन वेक्टर मिल जाता है। आई होप सबको पोजीशन वेक्टर समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब मैं आपको समझाने वाला हूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर हमने समझ लिया। अब बेटा हम समझेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, जरा गौर फरमाइएगा ध्यान से। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है बेटा, सपोज ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। सपोज किसी टाइम पे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है पॉइंट ए पे, तो जब वो पॉइंट ए पे है ऑब्जेक्ट, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, उसको इससे मिला देंगे तो उसका पोजीशन वेक्टर आएगा ओ ए, यही आएगा उसका पोजीशन वेक्टर ओ ए। तो इसका पोजीशन वेक्टर आ गया ए पॉइंट से मिला देने से ओ ए। ठीक है, यहाँ पे ये ओ ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लिया यहाँ पे टाइम कितना है, एट एनी टाइम टी, कि टाइम कितना हो रहा है यहाँ पे टी। तो जब मैं ओरिजिन से पॉइंट ए को मिलाऊंगा तो ये पॉइंट ए पे इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर आ गया, और इसे मैं बोलूँगा पोजीशन वेक्टर एट टाइम टी, पोजीशन वेक्टर एट टाइम टी। ठीक है, अब सपोज ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और ये यहाँ से मूव करके ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच जाता है, पॉइंट बी पे। ठीक है ना, यहाँ से मूव करके कहाँ चला जाता है, पॉइंट बी पे चला जाता है, कैसे मर्जी जाए। ठीक है ना, तो यहाँ से मूव करके कहाँ चला जाता है, सपोज पॉइंट बी पे चला जाता है ऑब्जेक्ट। तो जब ये ऐसे मूव करके पॉइंट बी पे चला गया, तो पॉइंट बी पे जब गया तो सपोज टाइम कितना हो चुका था, टी प्राइम। यहाँ पे टाइम टी था, टाइम चेंज होके सपोज जब तक ये चला चला टाइम चेंज हुआ, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते टाइम सपोज कितना हो गया था, टी प्राइम। तो इसकी नई पोजीशन अब ये आएगी, तो नया पोजीशन वेक्टर इसका क्या हुआ, ये इसका क्या हुआ, नया पोजीशन वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर एट टाइम टी प्राइम। तो टी प्राइम टाइम पे जो इसके पोजीशन वेक्टर है वो ये है। टी टाइम, जब टाइम टी सेकंड था तो उसका पोजीशन वेक्टर ये था। ये मूव करता करता यहाँ पहुँच गया और टाइम कितना हो चुका है, टी प्राइम। तो टी प्राइम टाइम पे इसका पोजीशन वेक्टर ये है, समझ गए। तो पोजीशन वेक्टर है, चेंज हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या दिखाता है कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ है, नाम से ही क्लियर हो रहा है। ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर शो करे उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ ऑब्जेक्ट ए से डिस्प्लेस होकर बी पे गया है, तो ए से बी तक ये जो वेक्टर है, समझ रहे हो बेटा, ये जो वेक्टर है ए से बी तक, जो ये वेक्टर खींचा है ना मैंने ए बी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे इस टाइम पे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई थिंक सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। तो सिंपल है, पोजीशन वेक्टर जो पोजीशन बताए और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो डिस्प्लेसमेंट बताए उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसके अलावा और भी बहुत से वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। तो पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने आपको बताया। इसके बाद आपके पास आते हैं पोलर एंड एक्सियल वेक्टर, तो ये भी ध्यान से समझना है। नेक्स्ट आते हैं बेटा आपके पास पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर, कि पोलर वेक्टर किसे बोलते हैं और एक्सियल वेक्टर किसे बोलते हैं। तो पोलर वेक्टर क्या है, ऐसे वेक्टर्स जिनका कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो, जो कहीं ना कहीं से स्टार्ट हो रहे हों, उन्हें बोला जाता है पोलर वेक्टर्स। ठीक है, कि द वेक्टर्स विच हैव ए स्टार्टिंग पॉइंट, जिनका कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो, जहां से वो शुरू हुए हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता है, पोलर वेक्टर। या आप कह सकते हो या क्या हो, जिनका कोई ना कोई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जहां पे वो वेक्टर अप्लाई किए गए हैं, तो ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं पोलर वेक्टर। जैसे कि एग्जाम्पल देखो पोलर वेक्टर का, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है, एक पोलर वेक्टर है। क्यों है पोलर वेक्टर पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, किसी टाइम पे ऑब्जेक्ट यहाँ था
तो जब आप इसकी पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो आप देख सकते हो इस पोजीशन वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ओरिजिन। इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है ना, ये पी पे जाके खत्म हो रहा है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। और डेफिनेशन यही है कि वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हो उसे बोलते हैं पोलर वेक्टर। तो इस वेक्टर का बच्चे यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए इसे मैं क्या बोलूँगा, पोलर वेक्टर बोलूँगा। सिमिलरली फोर्स भी क्या है, एक तरह की पोलर वेक्टर। क्यों? क्योंकि सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, आप इस पे फोर्स लगा रहे हो, तो यहाँ एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आ गया ना कि इस पॉइंट पे फोर्स लग रही है, ये वेक्टर इस पॉइंट पे लग रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए फोर्स हो गई, डिस्प्लेसमेंट होगी, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, पोलर वेक्टर के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इनका कोई ना कोई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जरूर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सियल वेक्टर्स की, कि एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं। एक्सियल वेक्टर क्या हैं? ऐसे वेक्टर जो रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करें, ठीक है ना। ऐसे वेक्टर जो रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर के। द वेक्टर्स विच शो द रोटेशनल इफेक्ट, मतलब जब रोटेशनल इफेक्ट आता है, जब कोई चीज रोटेट करती है गोल गोल, जैसे कि ये मार्कर है, अगर ये रोटेट करने लग जाए, है ना, रोटेशनल इफेक्ट, तो वे वेक्टर जो रोटेशनल इफेक्ट शो करते हैं, द वेक्टर्स विच शो द रोटेशन, उन्हें बोला जाता है एक्सियल वेक्टर। तो ये ध्यान रखना है आपको, ऐसे वेक्टर जो रोटेशन शो करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। रोटेटिंग वेक्टर मतलब कि, ठीक है ना, कि मतलब ऐसे वेक्टर जो रोटेशनल इफेक्ट को, जिनकी वजह से रोटेशनल इफेक्ट आए, उन्हें बोला जाता है एक्सियल वेक्टर। और ये एक्ट कहाँ करते हैं, इनकी डायरेक्शन कहाँ होती है, एंड whose डायरेक्शन is along the axis of rotation, is along the axis of rotation, ठीक है ना। और जिनकी डायरेक्शन किसके अलोंग हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग हो, और जो राइट हैंड स्क्रू रूल को ओबे करें, ठीक है ना। किसको ओबे करें, राइट हैंड स्क्रू रूल बोल लो या राइट हैंड थंब रूल बोल लो, ठीक है ना। और विच ओबे राइट हैंड थंब रूल। तो ये राइट हैंड थंब रूल कैसे ओबे करते हैं, ये मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि डेफिनेशन है एक्सियल वेक्टर्स की, कि एक्सियल वेक्टर्स वो वेक्टर्स हैं जो क्या शो करते हैं, रोटेशनल इफेक्ट शो करते हैं, और जिनकी डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि सपोज ये कोई मैंने एक प्लेन ले लिया, इस प्लेन में एक ऑब्जेक्ट है जो ऐसे सर्कल में घूम रहा है। सपोज जो ऑब्जेक्ट है कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे घूम रहा है, गोल गोल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सर्कल में घूम रहा है, रोटेशनल मोशन है। तो इसमें यहाँ हम एक वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे जिसे हम क्या बोलेंगे, एक्सियल वेक्टर, जो कहाँ लगेगा, इसकी जो ये एक्सियल लाइन है जिसके अलोंग ये रोटेट कर रहा है, इस लाइन के अलोंग लगेगा। तो इस लाइन के अलोंग जो ये वेक्टर लगेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग जो इस टाइम पे वेक्टर लगेगा उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सियल वेक्टर। अब वो वेक्टर इस लाइन के अलोंग लग रहा है, अब उसकी डायरेक्शन दो हो सकते हैं, या तो वो वेक्टर ऊपर की तरफ जा सकता है या वो वेक्टर नीचे की तरफ जा सकता है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ऊपर गया है नीचे, तो इसके लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड रूल। क्या यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि अगर मैं अपने राइट हैंड की फिंगर्स को, ये जो मेरी उंगलियां हैं फिंगर्स, इनको इस तरह से कर्व्ड करूं कि ये किसकी डायरेक्शन में कर्व्ड हो जाए, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन में। अब देखो मेरी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं अपनी उंगलियों को कैसे बेंट करूंगा, एंटी क्लॉकवाइज। आप देख सकते हो मेरी उंगलियां इस टाइम एंटी क्लॉकवाइज बेंट हैं, तो मेरा थंब कहाँ जा रहा है, देखो ऊपर जा रहा है ना। कि जब मैं अपनी फिंगर्स को, ठीक है ना, जब मैं अपनी फिंगर्स को कैसे रोटेट करता हूं, एंटी क्लॉकवाइज, तो मेरा जो थंब है वो कौन सी डायरेक्शन शो करता है, ऊपर की तरफ। तो इस टाइम पे इसका मतलब जो हमारा एक्सियल वेक्टर होगा इस केस में, उसकी डायरेक्शन कहाँ होने वाली है, ऊपर की तरफ होने वाली है। सिमिलरली अगर कोई चीज रोटेट कर रही हो और नीचे की तरफ रोटेट कर रही हो, तब क्या होगा, क्लॉकवाइज रोटेट कर रही हो अगर कोई चीज, अब ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, तब आपके पास जो एक्सियल वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। कैसे पता लगा, राइट हैंड थंब रूल से। अब की बार मैं उंगलियों को कैसे कर्व करूंगा, क्लॉकवाइज, तो मेरा अंगूठा कहाँ आ रहा है, नीचे, तो फिर हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। ठीक है जी, समझ में आ गया यहाँ तक सबको।
अब इसके बाद अब हम और भी कुछ प्रॉपर डेफिनेशंस कवर अप करेंगे वेक्टर से रिलेटेड, कि वेक्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, जैसे कि इक्वल वेक्टर किसे बोलते हैं, यूनिट वेक्टर किसे बोलते हैं। तो इस तरह की कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशंस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वेक्टर से रिलेटेड। पहली डेफिनेशन जैसे आती है इक्वल वेक्टर, क्या आती है, इक्वल वेक्टर्स, कि दो वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर कब बोलेंगे, ठीक है ना। दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, हम कब बोलते हैं अगर वो इक्वल वेक्टर, कि वो इक्वल वेक्टर है अगर उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, कि दो वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर बोलते हैं अगर उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी सेम हो। तो अगर कोई दो वेक्टर ऐसे हैं जिनकी वैल्यू भी सेम है और जिनकी डायरेक्शन भी सेम है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर। जैसे कि सपोज एक वेक्टर ए है मेरे पास ये, सिमिलरली एक वेक्टर बी है मेरे पास ये। तो अगर आप ध्यान से देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो मैं कह सकता हूं वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। तो समझ में आ गया इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर के बाद आपके पास आता है नेगेटिव वेक्टर। क्या आता है, नेगेटिव वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स को हम एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर कब बोलते हैं, अगर उनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर में क्या आ जाएगा, सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, वैल्यू सेम होगी, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। तो ऐसे वेक्टर्स को क्या बोला जाता है, नेगेटिव वेक्टर बोला जाता है। जैसे कि सपोज एक वेक्टर ये हो गया आपका ए और एक वेक्टर ये हो गया आपका बी, इस टाइम ये कैसे वेक्टर्स हैं, नेगेटिव वेक्टर्स हैं, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, ए इस तरफ है बी इस तरफ है। तो हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के बी वेक्टर, तो इन्हें बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। फिर थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है यूनिट वेक्टर, ठीक है। थर्ड नंबर पे क्या आ जाता है बच्चे, यहीं लिख देता हूं मैं, यूनिट वेक्टर थर्ड नंबर पे जो आता है। अब यूनिट वेक्टर क्या है, सपोज मुझे कोई वेक्टर दिया है ये ए और मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालने को कह दिया जाता है, तो मैं कैसे निकाल लूंगा, कि यूनिट वेक्टर को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ए वेक्टर का अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना हो तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ए उसके ऊपर कैप, तो ये ए का यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर कैसे निकलते हैं, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो हमें मिल जाता है यूनिट वेक्टर। अब ये मैग्नीट्यूड क्या है, इससे पहले ये भी बता देता हूं कि मोड ऑफ ए वेक्टर, के मोड ऑफ ए वेक्टर, जैसे कोई वेक्टर ए है इसके मोड को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ऐसे या सिंपली ऐसे, ठीक है ना। किसी भी वेक्टर के मोड को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो ऐसे या सिंपली वो बिना वेक्टर के लिखा जाता है स्केलर में। तो ये बेसिकली मोड ऑफ ए वेक्टर होता क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, मतलब ये जो वेक्टर है मेरा, इसके मैग्नीट्यूड से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो जो वेक्टर मुझे मिलेगा उसे मैं क्या बोलूँगा, यूनिट वेक्टर बोलूँगा। और यूनिट वेक्टर की खासियत होती है कि जो आपका यूनिट वेक्टर आएगा उसका नाम से क्लियर है, यूनिट मतलब 1, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। ध्यान रखना है आपने, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिटी होता है, मतलब 1 होता है। तो समझ में आ गया। तो इक्वल वेक्टर आपको पता लग गया, नेगेटिव वेक्टर आपको पता लग गया और यूनिट वेक्टर आपको पता लग गया। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को बच्चे शेयर करो, जितने बच्चों को आप जानते जो क्लास 11th में हैं उन सबके पास इस वीडियो को फैला दो आग की तरह। उसके बाद नेक्स्ट वेक्टर की मैं बात करता हूँ आपके सामने। इसके बाद आपके पास आता है एक डेफिनेशन, फिक्स्ड वेक्टर। क्या आता है, फिक्स्ड वेक्टर। के हम कब बोलते हैं कि कोई वेक्टर फिक्स है, कि अगर किसी वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है जहां से वो स्टार्ट हुआ था, इनिशियल पॉइंट अगर फिक्स हो, नाम से क्लियर हो रहा है ना, कि ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स है, ऐसे वेक्टर को क्या बोला जाता है, फिक्स्ड वेक्टर। जैसे कि एग्जांपल देता हूं आपको फिक्स वेक्टर का, जैसे कि पोजीशन वेक्टर एक फिक्स वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर क्या है, एक फिक्स वेक्टर। क्यों, क्योंकि जैसे ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो पोजीशन वेक्टर ये होगा, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो पोजीशन वेक्टर ये होगा। आप देख सकते हो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम रह रहा है, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो,
चाहे ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाए तब भी पोजीशन वेक्टर ये रहेगा। स्टार्टिंग पॉइंट तो चेंज नहीं हो रहा ना, तो फिक्स है स्टार्टिंग पॉइंट इसका, इसी के अलोंग होगा ये सब कुछ। तो इसका मतलब ये एक पोजीशन वेक्टर कैसा वेक्टर है, एक फिक्स वेक्टर है। इसके बाद आपके पास आता है फ्री वेक्टर। क्या आता है, फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर के भी नाम से क्लियर हो रहा है, एक ऐसा वेक्टर जो फ्री हो, जिसका कोई फिक्स एंड, जिसका कोई फिक्स पॉइंट ना हो, कि ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स ना हो। इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड, इनिशियल पॉइंट फिक्स ना हो, जैसे कि वेलोसिटी। क्योंकि वेलोसिटी कब आती है, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है। अब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इसका मतलब इनिशियल पॉइंट वेलोसिटी का फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये फ्री वेक्टर होता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कोलिनियर वेक्टर। नेक्स्ट डेफिनेशन कौन सी आती है, कोलिनियर वेक्टर्स। नाम से ही क्लियर हो रहा है कोलिनियर वेक्टर्स के ऐसे वेक्टर्स, कोलिनियर, लीनियर मतलब लाइन, ऐसे वेक्टर जो सेम लाइन में हो या एक दूसरे के पैरेलल हो। ऐसे वेक्टर जो सेम लाइन में हो या एक दूसरे के पैरेलल हो, उन्हें बोला जाता है कोलिनियर वेक्टर। जैसे कि वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ये कैसे वेक्टर्स हैं, कोलिनियर वेक्टर हैं। भले ही इक्वल नहीं है लेकिन कोलिनियर है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। ऐसे ही मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ कि अगर वेक्टर ए ऐसे है और वेक्टर बी ऐसे है, तब भी इन्हें मैं क्या बोलूँगा, कोलिनियर वेक्टर, क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल है। ऐसे ही अगर मैं ये लेता हूँ कि एक वेक्टर ए ये है और एक वेक्टर बी ये है, ये सेम लाइन में लग रहे हैं दोनों वेक्टर, तो अब भी क्या है, कोलिनियर वेक्टर। ऐसे ही अगर मैं ये लेता हूँ एक वेक्टर ये है ए और एक वेक्टर ये है बी, ये भी क्या है, कोलिनियर वेक्टर। तो ये जो मैंने 4 रिप्रेजेंटेशंस ली हैं, ये सभी कोलिनियर वेक्टर हैं, सेम लाइन में है या पैरेलल है एक दूसरे के। तो अगर वेक्टर सेम लाइन में हो या पैरेलल हो तो उन्हें क्या बोला जाता है, कोलिनियर वेक्टर। फिर इसके बाद हमारे पास एक और डेफिनेशन आती है लास्ट, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर्स। तो को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं, नाम से क्लियर है, को इनिशियल, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। ऐसे वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, उन वेक्टर्स को क्या बोला जाता है, को इनिशियल वेक्टर। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, यहाँ से, सेम है इनिशियल पॉइंट। तो वेक्टर ए बी सी या ए वेक्टर डी, ये सब क्या है, को इनिशियल वेक्टर्स हैं। समझ गए। ऐसे ही हमारे पास एक और वेक्टर आता है, को टर्मिनस वेक्टर। क्या आता है, को टर्मिनस वेक्टर, मतलब ऐसे वेक्टर्स जिनका एंडिंग पॉइंट सेम हो, उन्हें क्या बोला जाता है, को टर्मिनस वेक्टर, जो एक ही पॉइंट पे खत्म हो। जैसे कि ये वेक्टर ए, ये वेक्टर सी, ये वेक्टर डी। तो ये ए सी डी वेक्टर कैसे वेक्टर है, को टर्मिनस, एक ही पॉइंट पे खत्म हो रहे हैं। ये एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, को इनिशियल, एक पॉइंट पे खत्म हो रहे हैं, को टर्मिनल वेक्टर, ठीक है ना। तो इन्हें को टर्मिनल वेक्टर बोला जाता है। तो आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। तो जितना करा दिया है, इसके नोट्स बना लें सभी बच्चे बेटा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, और इस वीडियो को जितना हो सके अपनी क्लास में सभी बच्चों के पास शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।